हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक और नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हमारे चैप्टर का रिवीजन करना शुरू किया है। इनफैक्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम अब तक इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिस्कस करते हुए रिवाइज कर चुके हैं। तो अब ज़रूरत है कि हम अपने चैप्टर में थोड़े से आगे बढ़ जाओं और इसीलिए बेटा आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर। बेसिकली आज मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ समझाने वाली हूँ, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सीबीएसई ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई सवाल पूछ ही लेता है बोर्ड एग्जाम में। यानी कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। लेकिन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और फिर उसके बाद में जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम डिस्कस कर ही लेंगे। बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं कि इस बार हम सभी को मिल करके करने हैं बच्चों क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स पे 95% पार। तो आइए उसी की तैयारी में हम बिल्कुल अभी से लग जाते हैं और अपने आज के सेशन को भी शुरू कर ही लेते हैं। ओके, चलो बेटा आ जाओ। अब देखो, ऐसा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया और पता भी आपको कि पिछले लेक्चर्स में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना। यानी कि अब तक हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में एक सवाल आया कि मैम एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि किस तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में एक सवाल आया कि मैम एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? अगर सवाल आया है दिमाग में तो इसका जवाब भी आपको मिलना चाहिए। तो अब मेरी बात को बेटा एकदम ध्यान से सुनते जाओ। बात यह है कि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन से ही बनता है एक आयनिक कंपाउंड। मैंने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना तो बाद की बात है। तो सबसे पहले ये तो देखें कि आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होती है, आई रिपीट बेटा, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तब जाकर के बनता है एक आयनिक कंपाउंड। एक काम करते हैं ना, सीधे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। एक है मेरे पास मेटल और एक है मेरे पास नॉन मेटल। ठीक है, मेटल में मैं एग्जाम्पल ले रही हूं सोडियम का और नॉन मेटल में मैं एग्जाम्पल ले रही हूं क्लोरीन का। ठीक है, सबको पता है ना कि भाई सोडियम क्या है, एक मेटल है, और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। इसका बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का? 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 2,8,1। बेटा एक मेरे पास मेटल है, एक मेरे पास नॉन मेटल है। सोडियम इज ए मेटल, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,8,1। आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ही है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, यदि किसी एटम को स्टेबल होना है, बेटा ये हम बात कर रहे हैं ऑक्टेट रूल की, कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल यदि किसी एटम को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 होने चाहिए। इसके पास कितना है? एक ही है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। तो तुम्हें क्या लगता है इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स ला करके देगा क्या? नहीं देगा। और मान लो मानने में क्या जाता है कि अगर ये सोडियम एटम कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स की जुगाड़ कर लेता है और उन 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो एटम के अंदर लेके आ भी जाते तो पता क्या होगा बेटा? इस सोडियम एटम का जो न्यूक्लियस होगा ना वो बोलेगा कि ओ भैया क्या क्या हमारे बस की नहीं है इन 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना, हटाओ, हमसे नहीं होगा।
तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास केवल एक ही है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स ला करके नहीं देने वाला, और अगर ये कहीं से लेकर के आ भी गया एटम के अंदर तो एटम का न्यूक्लियस बोलेगा कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना, हटाओ इनको। यानी कि इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का ऑप्शन है ही नहीं। सोडियम एटम बेटा क्या है, मेटल एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बचा कि वो क्या करेगा, थक के हार के अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देगा। गेन तो कर नहीं सकता लेकिन लूज तो कर सकता है ना। इसको आ जाएगी गुस्सा, ये बोलेगा कि यार ये जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरा, इसके कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है, मैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर पा रहा हूं, इसको मैं भगा दूंगा यहां से। और लिटरली यही हुआ बेटा, इस सोडियम एटम ने अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल दिया। ये लो आ गया इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कहां, एटम से बाहर। अब इसके बाहर जाने पर देखो बेटा हुआ क्या, अपना जो सोडियम एटम है अब उसका आउटर मोस्ट शेल क्या बना, ये वाला। भाई इकलौता जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो तो उसने बाहर निकाल दिया, उसके बाहर निकलने के बाद देखो अब इस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो ये वाला है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें बेटा ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। यानी कि अब जाकर के हुआ ऑक्टेट कंप्लीट, अब जाकर के इसको मिलेगी स्टेबिलिटी, इसको मिल जाएगा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब ये एटम एटम नहीं कहलाएगा, अब ये क्या बन जाएगा बेटा, आयन बन जाएगा। क्या बोलेंगे, सोडियम आयन बोलेंगे। जहां कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या लूज कर ले आयन बन जाते, तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम आयन बन जाएगा। पॉजिटिव आयन बनेगा या नेगेटिव आयन बनेगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव आयन बनेगा। भाई जब भी कोई एटम बेटा एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, अपने आप से बाहर निकालता है, तो वो आयन बनेगा लेकिन पॉजिटिव आयन बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा बेटा, देखो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब यहां क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। देखो जरा इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 7। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल होने कितने चाहिए, 8 हैं, कितने, 7, यानी कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ही कमी है। तो अब ये क्लोरीन एटम बोलेगा कि यार कहीं से मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको मैं ले आऊं अपने कहां, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ताकि मेरा ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट और मैं हो जाऊं स्टेबल, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं अटेन कर लूंगा। तो ये जो है बेटा अपना कौन, क्लोरीन एटम है ना। ये जो क्लोरीन एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में जो है घूमता रहता है। अपने जो क्लोरीन एटम है ना बेटा, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो मैं यहां पर बात कर रही हूं बेटा एक नॉन मेटल एटम की। तो ये जो अपना क्लोरीन एटम है, नॉन मेटल एटम है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमता है कि यार कहीं से मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और हुआ ये, मतलब कहते ना कि जहां चाह वहां राह, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। भाई ये जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इसकी कोशिश बेटा सफल हुई। इसको फाइनली क्या हुआ बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये ढूंढ रहा था कि कहीं से मिल जाए, तो इसको मिल गया 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, उसको वो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर ले आएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक और आ गया, 8 हो जाएंगे, यानी कि ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि हो जाएगा स्टेबल, इसको मिल जाएगा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब ये एटम एटम नहीं कहलाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। मैंने क्या बोला, जहां कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे लूज करे वो क्या बनता है, आयन बन जाता है। तो ये भी क्या बन जाएगा, क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बन जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो नेगेटिव आयन बनेगा। आई बात समझ में। तो ये बन गया पॉजिटिव आयन, ये बन गया नेगेटिव आयन। आयंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये पल्ले पड़ा तुम्हें। चलो अब अपन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीजें तुमको मैं इसलिए बता रही हूं ताकि तुम्हें बस इतना सा समझ में आ जाए कि जो अपने मेटल्स होते हैं बेटा, ये बात मैं तुमको पहले भी समझा चुकी हूं। पहले कब, पिछले जन्म में नहीं, अरे पिछले ही लेक्चर में तुमको ये बात मैंने समझाई थी। ये तुमसे मैंने कहा था कि जब भी अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की
केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उनका जो एक बेसिक नेचर है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो एक बेसिक नेचर है, जो उनकी एक बेसिक टेंडेंसी है, हमें वो समझनी होती है और याद भी रखनी होती है। क्या होता है वो उनका बेसिक नेचर, क्या होता है उनकी वो एक बेसिक टेंडेंसी? वो ये बेटा कि जो अपने मेटल एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, यानी कि जो अपने मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स होते हैं, फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए वो मेटल एटम्स क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं, मतलब कि एटम में से बाहर निकाल देते हैं। आप बोलोगे कि हे भगवान मैम कैसा एटम है? अपने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, यहां पर तो फिर भी हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम एटम का, जिसके पास इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम एटम का जिसके पास केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर तुम एग्जाम्पल लोगे मैग्नीशियम का, अगर तुम एग्जाम्पल लोगे कैल्शियम का, तो बेटा इन दोनों के पास तो दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों को बाहर निकाल देते हैं। एल्यूमिनियम, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि एल्यूमिनियम के एटम में जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो तो उनको भी बाहर निकाल देता है। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, मतलब कोई एटम अपने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है? निकालना पड़ता है बेटा, मजबूरी है, नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कभी अटेन नहीं हो पाएगा। तो अपने मेटल एटम्स जो होते हैं बेटा, ठीक है, जो अपने मेटल एटम्स होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबिलिटी के चक्कर में, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के चक्कर में अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देते हैं, और जहां बाहर निकालते हैं खुद क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयन बन जाते हैं बेटा, कैटायंस बना लेते हैं। आई बात समझ में? नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है कि जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है, मेरी बात को समझो, जो अपने नॉन मेटल एटम्स होते हैं ना बेटा, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये नॉन मेटल ही तो है, और क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है कि इसके लिए, इस नॉन मेटल एटम के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करने से ज्यादा कन्वीनियंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से ज्यादा कन्वीनियंट होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। भाई ये भी तो सोच सकता था ना कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने चाहिए 8 है, कितने 7? तो मैं भी काम करता हूं इसकी तरह, मैं भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, भले ही 7 हुए तो क्या हुआ, मैं सातों के सातों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल करके फेंक देता हूं, तो क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा ये वाला, जिसमें कि ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं भी हो जाऊंगा स्टेबल। ये भी तो कर सकता था ना, नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन मेटल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है बेटा कि ये अपने वैलेंस शेल में प्रेजेंट, अपने आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है बेटा, इतना आसान नहीं होता। ये फूल नहीं है कि तुम एक एक पत्ती उसकी निकाल करके फेंक रहे हो ना, एटम में से इलेक्ट्रॉन को आप बोल सकते हो कि बाहर निकालना, एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल टास्क होता है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। और अगर ये अपने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकालने के लिए बेटा बैठ गया ना, इसको तो दुनिया भर की एनर्जी चाहिए रहेगी। कौन ला करके देगा इसको इतनी सारी एनर्जी? कोई ला करके नहीं देगा। तो इसकी मजबूरी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता। तो अब क्या बचा? आखिरी आप बोल सकते हो कि रास्ता, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लो। भाई लूज नहीं कर सकते तो क्या करो? गेन कर लो ना। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा, ले आया ये अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 7 पहले से थे, एक और ले आया, हो गए 8, मिल गई स्टेबिलिटी। तो अपने जो मेटल एटम्स होते हैं बेटा, अपन ने क्या सीखा? कंक्लूजन अगर अपन निकाले तो ये निकल के आता है कि जो अपने मेटल एटम्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, तुम अंदर वाले शेल के बेटा इलेक्ट्रॉन्स को मत निकाल देना कि आज हमारा मन है कि हम के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के फेंक देंगे। नहीं बेटा, हमेशा जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो वैलेंस शेल होता है,
उसी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, हमेशा वही एटम से बाहर निकलते हैं। इनर मोस्ट शेल के कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो बाहर नहीं निकलने वाले हैं। आई बात समझ में? तो जो अपने मेटल एटम्स होते हैं वो हमेशा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और लूज करके बना लेते हैं पॉजिटिव आयंस। और वही जो अपने नॉन मेटल एटम्स होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है बेटा, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना जो है मतलब इनके लिए इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकालना मुश्किल पड़ जाता है। तो इनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो जो अपने नॉन मेटल एटम्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हो। जहां गेन किया ये क्या बन जाते हैं बेटा, ये नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, ये एनायंस बना लेते हैं। तो कैटायन कहां से आएंगे, कैटायन कहां से आएंगे, मेटल एटम से आएंगे। और एनायंस कहां से आएंगे, नॉन मेटल एटम से आएंगे। सॉर्टेड। चलो अब अपन थोड़े आगे बढ़े, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं बेटा। जैसा कि तुमको मैंने बताया कि जो क्लोरीन एटम है, ये जो नॉन मेटल एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, होने चाहिए 8 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। है कितने, 7। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की यहां पर कमी थी, है ना, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। और उस कमी को पूरा करने के लिए ये चल निकलता है तलाश में कि यार कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको मैं अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर ले आऊं, ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट, मैं हो जाऊं स्टेबल, भले ही एनायन बने तो बने लेकिन कम से कम नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अटेन हो जाएगा ना। तो ये निकल पड़ता है बेटा तलाश में, और अच्छी किस्मत इसकी होती है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल भी जाता है। क्या आपको पता है कि ये जो इसको इलेक्ट्रॉन मिला है, क्लोरीन के जो एटम की अपन बात कर रहे हैं, जिस नॉन मेटल एटम की अपन बात कर रहे हैं बेटा, इसको तुम्हें, जैसा कि तुमको मैंने बताया कि इसको इलेक्ट्रॉन एक मिल भी जाता है। तुमको पता है इलेक्ट्रॉन को कहां से मिला है, ये जो पड़ोस में उसके सोडियम एटम था ना, जो उसके पड़ोस में जो मेटल एटम था ना, सोडियम एटम, इसने जो अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकाला होता है ना बेटा, ये वही इलेक्ट्रॉन होता है। देखो सोडियम एटम का तो बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो कि क्लियर है मामला। सोडियम एटम ऐसा होता है कि यार इकलौते मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही थी, तो उसको मैंने एटम से बाहर निकाल दिया। अब वो बाहर निकल करके कहां किसके पास जा रहा है मुझे मतलब नहीं है। देखो अपन अपने घर से बाहर बेटा वही चीज फेंकते हैं जो हमारे लिए यूजलेस होती है, जो हमारे लिए वेस्ट होती है। अब मम्मी ने जो है सब्जी बनाई है, तो जो सब्जी के छिलके वो वेस्ट है ना, तो उसको अपन घर से बाहर निकाल देंगे। अब घर से बाहर जाने के बाद वो सब्जी के छिलके कहाँ जा रहे हैं हमें क्या मतलब है। तो वैसे ही मेटल के जो इट इज नॉट ओनली अबाउट सोडियम बेटा, चाहे आप रैंडमली कोई भी मेटल उठा लो, उसका एटम उठा लो, एक मेटल एटम जो होता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, एटम से बाहर निकालता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं। एक मेटल एटम, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब एक मेटल एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, एटम से बाहर निकालता है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ किसके पास जा रहे हैं उसको मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, स्टेबिलिटी नहीं अटेन करने दे रहा था ना, तो उसके लिए तो वो वेस्ट था, तो उसे बाहर निकाल दिया। अब वो कहाँ जा रहे हैं किसके पास उसको क्या मतलब है। लेकिन जो नॉन मेटल एटम होता है, जो नॉन मेटल एटम होता है उसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो तो ढूंढेगा कि हाँ भैया मुझे कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो जैसे ये देखता है कि यार सोडियम एटम ने क्या करा है, अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकाला है, तो एक काम करते हैं ना, इसको हम अंदर ले आते हैं। और बेटा एग्जैक्टली यही होता है कि इसने जो इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, वही नॉन मेटल एटम ने गेन कर लिया, पॉजिटिव आयन बन गया और नेगेटिव आयन बन गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एक तरफ है सोडियम आयन और एक तरफ है क्लोराइड आयन। देखो क्लोरीन का जो एटम था ना बेटा, जो नॉन मेटल एटम था, उसको तो पता था कि जो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है वो आया कहां से। मैंने क्या बोला, मेटल के एटम को फर्क नहीं पड़ता कि जो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, लेकिन जो नॉन मेटल का एटम है वो देखता है कि यार इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कहां से आ रहा है।
तो क्लोरीन का जो बेटा एटम था ना, उसको तो पता था कि जो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है वो कहां से आया, लेकिन इसको कोई खबर नहीं थी। तो हुआ ये कि जब क्लोराइड आयन बना और जब सोडियम आयन बना, तो क्लोराइड आयन ने सोडियम आयन को देखा। मैंने क्या बोला कि जब ये दोनों आयन्स बने तो क्लोराइड आयन ने किसको देखा? सोडियम आयन को देखा, और देख करके बोला भाई थैंक यू। तो सोडियम ने बोला कि काय के लिए थैंक, मतलब ये जो सोडियम आयन है ना, इसने बोला काय के लिए थैंक यू, क्या हुआ? तो उसने बोला कि भैया तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारे कारण हम बन पाए हैं, नहीं तो हम तो जिंदगी भर क्लोरीन एटम बनकर ही बैठे रहते। तो इसने बोला कि क्या, मुझे समझ में नहीं आया। तो उसने बोला कि अरे भैया, जो तुम इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बने हो ना, उसी इलेक्ट्रॉन को हमने गेन कर लिया अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, और हम क्या बन गए? आयन बन गए। कहते ओ ऐसा क्या? कहते हाँ। यानी कि अब आमने सामने कौन है बेटा? अब आमने सामने है नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। तुमको पता है ये दुनिया का नियम है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो एक है पॉजिटिव आयन, एक है नेगेटिव आयन, आमने सामने है, तो बेटा अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। इनके बीच में बेटा लगने लग जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या लगेंगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने लग जाएंगे। और उन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस को बेटा नाम दे देते हैं। कब तक अट्रैक्टिव फोर्सेस बोलेंगे? उनको अपन बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बेटा लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट आप बोल सकते हो कि आयंस है ना, ऑपोजिट, हाँ अपोजिट आयंस है। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, एंड अपोजिट अट्रैक्ट, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने शुरू हो जाएंगे। और जहां इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने शुरू हुए, ये बेटा पास पास आएंगे। ठीक है, ये ऐसे पास पास आ जाएंगे, और जहां ये पास आए बेटा, इनके बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। इसने जो एटम छोड़ा था वो इसने गेन कर लिया, तो इन दोनों आयंस के बीच में, मतलब एक पॉजिटिव आयन बना, एक नेगेटिव आयन बना, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने शुरू हो गए। ये लोग पास पास आए, जहां पास पास आए इनके बीच में क्या हुआ बेटा? दोस्ती हो गई, बॉन्ड बन गया। और उसी बॉन्ड को अपन बोल देते हैं आयोनिक बॉन्ड। भाई बॉन्ड बन रहा है तो कोई ना कोई तो नाम देंगे ना। कोई बच्चा पैदा होता है तो अपन उसका नाम रखते कि नहीं रखते हैं, कि बस ऐसे ये करके बुलाते हैं। तो इनके बीच में बेटा आयंस के बीच में, ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, नाम तो देंगे ना। क्या नाम देंगे? आयनिक बॉन्ड नाम देंगे। इसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हो, एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में बन जाएगा आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये इस बॉन्डिंग से क्या होगा बेटा? आपस में दोनों आयंस जुड़ जाएंगे। भाई बॉन्ड बन रहा है तो जुड़ते, मतलब जुड़ना तो है ही ना। तो ये दोनों आयंस क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे सोडियम आयंस बनेंगे, ऐसे ही बहुत सारे क्लोराइड आयंस बनेंगे। बेटा यहां पर तो अभी तुमको मैंने केवल एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन की बात बताई है। तुम्हें यह समझ में आया ना कि एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन के बीच में क्या होता है? बस तो फिर ऐसे ही बहुत सारे बनाओ सोडियम आयंस, बहुत सारे बनाओ क्लोराइड आयंस, और उनको आपस में जोड़ दो अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू, बना दो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और अल्टीमेटली क्या होगा? तुम्हारे पास इतने सारे सोडियम आयंस और इतने सारे क्लोराइड आयंस आ जाएंगे जो आपस में आयनिक बॉन्ड्स थ्रू जुड़े होंगे, कि बेटा तुम्हारे पास अल्टीमेटली बन जाएगा एक कंपाउंड, जिसको हम बोलेंगे एक आयनिक कंपाउंड। आई बात समझ में? ये पूरी कहानी बस अभी तक इसलिए चल रही थी बेटा ताकि तुमको मैं ये समझा दूं कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे। आयनिक कंपाउंड्स बेटा बनते हैं आयंस से। जैसा कि तुमको मैंने बोला कि देखो ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ऑपोजिट आयंस हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे, पास पास आएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, दोनों आयंस आपस में जुड़ जाएंगे। वैसे और भी कई सारे सोडियम आयंस बनेंगे, वैसे और भी कई सारे क्लोराइड आयंस बनेंगे, आपस में जुड़ते जाएंगे आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू, और अल्टीमेटली तुम्हारे पास इतने सोडियम और इतने क्लोराइड आयंस आ जाएंगे कि अल्टीमेटली तुम्हारे पास बनके आ जाएगा क्या? एक आयनिक कंपाउंड, बोले तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जो तुम डेली बेसिस पर घर पे खाते हो, इस्तेमाल करते हो। तो अब कोई आपसे पूछ ले कि भैया आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, या आयनिक
कंपाउंड्स बनते कैसे, तो तुम साफ बोल देना कि भाई आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स जो कि बने होते हैं आयंस से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से। उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। और अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई आयंस कैसे बनेंगे, तो बोलना कि जब एक मेटल एटम और एक नॉन मेटल एटम के बीच में रिएक्शन होती है तब बनते हैं आयंस। अब आप बोलोगे कि मैं मेटल एटम और नॉन मेटल एटम में कैसी रिएक्शन हुई, अरे मेटल एटम और नॉन मेटल एटम के बीच में बेटा इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। इसने जो इलेक्ट्रॉन गेन किया था वो कैसे किया था, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तब जाकर के तो इसको मिला ना। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। कोवैलेंट बॉन्डिंग में अपन बोलते हैं कि एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यहां पे कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं होने वाली, यहां पर पूरी तरीके से दो एटम्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपने निकाल, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो निकाल करके कंप्लीटली दे देगा इसको। तो यहां पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर। सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप बताओगे कि जब मेटल एटम और नॉन मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो उनके बीच में बनता है क्या, आयोनिक बॉन्ड। आई बात समझ में। चलो एक रीडिंग लगाते हैं। एज मेटल्स हैव एटम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, यानी कि अपने मेटल एटम्स होते हैं बेटा उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया। मतलब कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कहने का मतलब यह है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। जैसे कि तुमको मैंने एग्जांपल दिया सोडियम का, ठीक है। कुछ मेटल एटम्स ऐसे होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। जैसे कि मैग्नीशियम का अपन ने एग्जांपल लिया, कैल्शियम का अपन ने एग्जांपल लिया कि मैग्नीशियम का एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 होंगे, ठीक है। कुछ मेटल एटम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3, जैसे कि एल्यूमिनियम है ना। तो जो अपने मेटल एटम्स होते हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, 1, 2 और 3। सो दे कैन लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स इजीली टू एक्वायर स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेटा पूरा खेल पता है किसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही होता है कि इनके पास जो अपने मेटल एटम्स हैं इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते ही कम है, 1, 2, 3, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ज्यादा आसान होता है। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, 6, 7, तो उनके लिए बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बहुत मुश्किल की बात है। उनके पास सेकंड ऑप्शन होता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का, ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। Thus electrons lost by metal atom या atoms are gained by the non-metal atom, कि metal atom जो इलेक्ट्रॉन गेन कर metal atom जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो नॉन मेटल का एटम क्या करेगा, गेन कर लेगा। द मेटल एटम विच लूजेज द इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिव आयन, और जो नॉन मेटल का एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। एंड फॉर दिस रीजन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज कॉल्ड आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयंस बन गए हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे उनके बीच में, पास पास आएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड हेंस द स्पीशीज फॉर्म एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब वही है कि जब मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है ना, जब एक मेटल का एटम बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब वो लूज करता है तो उस एटम में फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाता है प्रोटॉन्स के कंपेरिजन में, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अपन क्या बोलते हैं कि देखो पॉजिटिव आयन बन गया है, ठीक है, कैटायन। द यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द एटम एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द कैटायन। और फिर मेटल एटम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज तो आ गया पॉजिटिव, लेकिन कितना चार्ज आएगा, 1, 2 या 3, वो डिपेंड करेगा कि उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। जैसे कि सोडियम एटम ने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया होता है तो उसके ऊपर देखो +1 चार्ज आता है। अगर मैग्नीशियम होता, ठीक है, तो वो अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है बेटा, पॉजिटिव, लेकिन कौन सा, 2, कितना आता, 2, है ना। अगर एल्यूमिनियम का होता तो उसके ऊपर कितना आता, +3। ओके, ये देखो एल्यूमिनियम के पास देखो उसका जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 3 है, तो वो तीनों को लूज कर देगा तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +3 का, ठीक है। On the other hand, when an atom gains electrons,
उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाता है प्रोटॉन से, तो उसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कितना नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो डिपेंड करेगा कि उस एटम ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। जैसे कि क्लोराइड आयन के ऊपर -1 या क्लोराइड आयन के ऊपर ऐसा -1 चार्ज डेवलप होता है। क्यों माइनस? क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एटम में ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। और 1 क्यों आया? क्योंकि उसने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ऑक्सीजन का एटम है बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो उसके ऊपर -2 चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, चलो क्लोरीन, ऑक्सीजन, इनका एग्जाम्पल हो गया। चलो now the oppositely charged ions formed, cations and anions are held together by strong electrostatic forces of attraction। मैंने क्या बोला? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, द बॉन्ड अल्टीमेटली वो लोग पास पास आते हैं, बॉन्ड बन जाता है, और उसी बॉन्ड को अपन बोलते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय कंप्लीट ट्रांसफर of electrons from one atom to another so as to complete their octets या duplets in case of elements having only K shell, hence acquire the stable nearest noble gas configuration is called ionic bond या electrovalent bond। क्या लिखोगे ionic bond या electrovalent bond की डेफिनेशन में? कि एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि बनता है 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से, ताकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उनकी डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, टू अक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, NaCl का यहाँ पर फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। चलिए अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? दूसरे आयनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनेगा। ठीक है, चलो पोटेशियम बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है क्या? 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 2,8,8,1, यानी कि पोटेशियम का एक एटम जो है बेटा, उसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में होता है केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कितना होना चाहिए? 8 है, कितना? 1। 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कौन लाके देगा इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स? कोई लाके नहीं देगा, तो क्या करेगा? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही एटम से बाहर निकाल करके फेंक देगा। तो फिर बाहर निकलने के बाद इसका आउटर मोस्ट शेल क्या बनता है? एटम, पोटेशियम एटम का ये वाला, जिसमें कि ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, मतलब कि अब हो जाता है स्टेबल। लेकिन अब ये एटम नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉजिटिव आयन, पोटेशियम आयन। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन के बारे में तो हमने अभी अभी देखा कि वो किस तरीके से जो ना इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है, क्या? Cl नेगेटिव आयन। अब सवाल ये बेटा कि क्लोरीन एटम से Cl नेगेटिव आयन बनेगा कैसे जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? कौन इसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? अरे अभी अभी ताजा पोटेशियम एटम ने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है बेटा, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी को बेटा ये गेन करके क्या बना लेगा? क्लोराइड आयन। तो एक तरफ तुम्हारे पास है K पॉजिटिव आयन, एक तरफ तुम्हारे पास क्लोराइड आयन। अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके बीच में लगेंगे, बॉन्ड बन जाएगा आयनिक बॉन्ड, और ये ऐसे ही बहुत सारे पोटेशियम आयंस बनेंगे, क्लोराइड आयंस बनेंगे, आपस में जोड़ेंगे आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू, और अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं लिथियम फ्लोराइड की। लिथियम मेटल है बेटा, फ्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2,1। ये K शेल में आ गए, 2,1 का मतलब समझा रही हूं बेटा, K शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में आ गए 1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेटा? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8। इसके पास कितने हैं? अरे 1 ही है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कहां से लाके देगा? ये ना ला पाएगा तो क्या करेगा? अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देगा। तो अब इसका जो है बेटा आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा कौन सा? ये वाला, मतलब कि K शेल। K शेल में तो बेटा मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डुप्लेट ही कंप्लीट करना है, तो डुप्लेट तो इसका ऑलरेडी कंप्लीट है, यानी कि अब ये हो जाएगा स्टेबल। लेकिन ये क्या बन जाएगा? लिथियम आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन को देख लो बेटा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7। आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है 7, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये क्या करेगा? लिथियम एटम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया होता है, लिथियम एटम ने जो अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, ये वही उठा करके कर लेगा गेन, ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन फिर ये क्या बन जाएगा बेटा? आयन बन जाएगा, फ्लोराइड आयन बन जाएगा। तो एक तरफ तुम्हारे पास है लिथियम आयन, एक तरफ तुम्हारे पास है फ्लोराइड आयन, ऑपोजिट आयंस है,
ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस लग जाएंगे, इनके बीच में बन जाएगा क्या, आयनिक बॉन्ड। ऐसे ही बहुत सारे लिथियम आयंस आएंगे, बहुत सारे फ्लोराइड आयंस आएंगे, उनके बीच में बनेंगे आयनिक बॉन्ड्स और अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एक आयनिक कंपाउंड नोन एज लिथियम फ्लोराइड। ठीक है बेटा, चलो देन मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो आप लोगे मैग्नीशियम का एक एटम, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा इसका 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,2। अब इसके वैलेंस शेल में एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों को बाहर निकाल देगा, लो तो मैं ऐसी की तैसी, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, एक तुम्हारे पास क्लोरीन का एटम है, इसके बारे में तुमको पता है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ करेगा। ये देखेगा कि यार सामने जो मेटल एटम है, मैग्नीशियम एटम है, इसने एक नहीं बल्कि अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो ये सोचेगा कि एक काम करता है ना, 2 में से एक को हम ले आते हैं, भाई इसके लिए तो वो वेस्ट ही है, तो एक काम करते हैं ना, इसके एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम अपने अंदर ले आते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ताकि हमारा ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट और हम बन जाए स्टेबल। एग्जैक्टली बेटा यहाँ पर यही हुआ, और यहाँ पर क्या बन गया, फिर इलेक्ट्रॉन के गेनिंग से क्लोराइड आयन बन गया। लेकिन बेटा अभी भी तो मैग्नीशियम एटम का एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो खाली पड़ा है, जिसको अभी तक किसी ने गेन नहीं किया। तो पता है क्या होगा, क्लोरीन एटम अपने एक और क्लोरीन एटम को ले आएगा कि ए भाई सुन, अरे तुझे भी तो अपना ऑक्टेट करना है ना कंप्लीट, तो एक काम करना, इस मैग्नीशियम एटम ने अपना एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक को मैंने ले लिया, दूसरे को तू ले ले। तो बेटा दूसरा जो क्लोरीन का एटम है वो भी पता है क्या करेगा, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, क्लोराइड आयन, यानी कि यहां पर बेटा एक पॉजिटिव आयन बन रहा है ना। ये जो 2+ है बेटा, इससे कंफ्यूज मत होना, ये 2+ आपको बताया जा रहा है कि एक मैग्नीशियम आयन के ऊपर चार्ज कितना है, +2। ये मत बोलना कि मैम यहां पर मैग्नीशियम के 2 आयन है, नहीं बेटा, मैग्नीशियम का यहां पर आयन तो एक ही है और आयन के ऊपर चार्ज कितना है, +2। क्यों, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। चार्ज कितना डेवलप होगा ये डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया या गेन किया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2 आ गया। लेकिन यहां पर बेटा नेगेटिव आयन, एनायंस 2 बन रहे हैं, देखो ना 2 क्लोराइड आयंस बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये आया, तो यहां पर एक पॉजिटिव आप बोल सकते हो कि आयन है और 2 नेगेटिव आयंस हैं, लेकिन तीनों आपस में जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो मैग्नीशियम आयन या एटम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे थे बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसी ने गेन करा कि नहीं करा। भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये क्लोराइड आयन कैसे बना, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था उसको गेन करके बना। मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला कैसे बना, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम वही कहानी कि इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इसने गेन करा। यानी कि यहां पर जो एक पॉजिटिव आयन बना है वो 2 नेगेटिव आयन से बेटा जुड़ेगा, समझे। एक पॉजिटिव आयन यहां पर 2 नेगेटिव आयन से, एक कैटायन यहां पर 2 एनायन से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पॉजिटिव जो आपका जो कैटायन है उसको आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या लिखो, एनायन लिखो, फिर नीचे उनके रिस्पेक्टिव चार्ज लिखो। कैटायन के ऊपर बेटा चार्ज कितना आया, +2 लिखो यहाँ पे, और एनायन के ऊपर चार्ज कितना आया, -1 है ना, लिखो यहाँ पे। फिर क्रिस क्रॉस कर दो, क्या बन जाएगा, MgCl2। तुम्हारे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। ये MgCl2 क्या बता रहा है कि एक मैग्नीशियम का आयन जुड़ता है 2 क्लोराइड आयन से। ठीक है, चलिए यहां पर कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बेटा दिखाया जा रहा है। कैल्शियम भी क्या करता है, अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, तो क्या बन जाता है, Ca2 पॉजिटिव, यानी कि कैल्शियम आयन बन जाता है। ठीक है, दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल देगा कैल्शियम का आइटम, तो ये भी क्या बन जाता है, कैल्शियम आयन, पॉजिटिव आयन, कैटायन जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 का होता है, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक एक क्लोरीन का एटम जो है गेन करके क्या बन जाते हैं, क्लोराइड आयंस बन जाते हैं। तो यहां पर भी एक कैल्शियम का आयन जुड़ता है 2 क्लोराइड आयंस से, तो क्या बनता है, CaCl2 आयनिक कंपाउंड बन जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा कैसे बनेगा। तुमको पता है कि मैग्नीशियम का एटम क्या करने वाला है, अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, अरे मैग्नीशियम आयन बन जाएगा ना।
ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8, इसके पास कितने हैं 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये जो ढूंढेगा कि यार मुझे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट, मैं हो जाऊं स्टेबल। तो ये देखेगा कि यार ऊपर जो मैग्नीशियम का एटम इसने क्या करें, अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उसने बाहर निकाला है, तो ये बोलेगा कि अरे वाह इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं गेन कर लेता हूं बेटा। और लिटरली यही होता है, ये ऑक्सीजन का एटम इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन। चार्ज कितना आता है -2q, 2q क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, और -q क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं इसलिए। तो यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास पास आएंगे, सॉरी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन पास पास आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस लग जाएंगे, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा बेटा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसे बहुत सारे मैग्नीशियम आयन आएंगे, ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन आयन आएंगे, आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे और अल्टीमेटली तुम्हारे पास एक कंपाउंड आ जाएगा जिसको अपन बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, वो भी अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा और क्या बन जाएगा, देखो CaO बन जाएगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, यहां पर आपको सोडियम के 2 एटम्स लेने होंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, अपने एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके आयन बन जाएंगे। ठीक है, एक यहां पर ऑक्सीजन का एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 और चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये वाले सोडियम एटम का, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये वाले सोडियम एटम का, तो क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद O2 नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो यहां पर अब क्या हुआ, देखो यहां पर अब यहां पर देखो एक नेगेटिव आयन है, एक एनायन है और 2 कैटायंस हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा था, कैटायन एक था, नेगेटिव आयंस 2 थे। यहां पर देखो एनायन एक है, कैटायंस 2 हैं, यानी कि यहां पर एक एनायन बेटा जुड़ेगा 2 कैटायन से, तो क्या बन जाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो बेटा आई होप कि अब आपको आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयंस कैसे बनते हैं, शुरुआत तो अपन ने देखो वहीं से करी थी कि आयंस कैसे बनते हैं। जहां आयंस बने मेटल एटम और नॉन मेटल एटम्स के थ्रू, जहां आयंस बने जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं वो पास पास आते हैं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने लग जाते हैं, और जहां वो पास पास आए उनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड नोन एज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऐसी बहुत सारे आयंस आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में बनेंगे आयनिक बॉन्ड्स और अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो अभी अपन ने देखा कि आयंस कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। अब उन्हीं आयनिक कंपाउंड्स की हम क्या करेंगे बेटा, कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अधिकतर जो मतलब यहां पर कुछ नहीं, यहां पर आयनिक कंपाउंड्स का जो बेटा क्या बोलते हैं, जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है, यहां पर जो अपने आयनिक कंपाउंड्स है ना बेटा, उनके फिजिकल स्टेट की बात की जा रही है कि नॉर्मली वो किस, मतलब आपको पता है ना कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो जब अपन बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की तो वो एग्जैक्टली कौन से फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। सो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर रिलेटिवली हार्ड, काफी हार्ड होते हैं क्योंकि उनके बीच में आयंस, बेटा तुमको पता ना कि अब तो तुम्हें पता है ना कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। एक्चुअली बेटा आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड कुछ नहीं बल्कि एक आप बोल सकते हो कि एग्रीगेट होता है आयंस का। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि बेटा NaCl क्या है, नमक क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये आयनिक कंपाउंड बना कैसे है। अब तो आपको पता है ना कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयंस के थ्रू, है ना। तो यहां पर आपको ढेर सारे सोडियम आयंस मिलेंगे, ढेर सारे यहां पर आपको क्लोराइड आयंस मिलेंगे, यानी कि एक आयनिक कंपाउंड हुआ क्या बेटा, आयंस का एक अग्रीगेट ही तो हुआ ना, एक गुच्छा ही तो हुआ, एक क्लस्टर ही तो हुआ। और इन आयंस के बीच में जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं बेटा, दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग,
मेरी बात को समझना कि एक आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयंस का एग्रीगेट ही तो होता है, क्लस्टर ही तो होता है। और उन आयंस के बीच में, ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जिसके चक्कर में होता यह है कि एक आयनिक कंपाउंड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि अपन ने 9th में पढ़ते थे कि एक सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, एक सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम ऐसे पास पास होते हैं और इसके कारण इनको एक डेफिनेट शेप और साइज मिल जाता है। एक लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स आप बोल सकते हो होते हैं, उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से वीक होते हैं। ये बेटा 9th की बातें हैं कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से वीक हो जाते हैं, और गैसेस में तो बेटा पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही कमजोर होते हैं, वीकेस्ट होते हैं। तभी तो गैसेस का कोई डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस बड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के आपको बस यही मैं बताना चाह रही हूं कि अपने जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये होते क्या है बेटा? एक आयनिक कंपाउंड क्या है? आयंस का गुच्छा ही तो एक एग्रीगेट ही तो है, और अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो लगने वाले अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो जिस चक्कर में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है। बहुत हार्ड होते हैं ये, भाई आप खुद सोचो ना। मान लो ये क्या है बेटा, ये तुमको दिख रहा है पेन, ये क्या है? मान लो कि ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये किसका बना हुआ है? आयंस का बना हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो आयनिक बॉन्ड्स बने हुए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब अगर इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगी तो मेरी मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी? क्यों लगेगी मेहनत ज्यादा? क्योंकि ये बना हुआ है आयन से, और आयंस के जो बॉन्ड बने हुए बेटा वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा दम लगेगी। ठीक है, सो दे आर रिलेटिवली हार्ड बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस, दे आर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना? नाउ दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस ऑन अप्लाइंग फोर्स। ओके, ionic compounds are solids and are somewhat hard because of the strong forces of attraction between them and negative, okay, positive and negative charge. These compounds are generally brittle and break into pieces when प्रेशर लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है बेटा टूट भी जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि टूटेंगे नहीं, लेकिन हार्ड होते हैं और आप बोल सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द सेकेंड प्रॉपर्टी एंड दैट इज सॉल्युबिलिटी। बेटा जो अपने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर का मतलब क्या है कि ये पानी में घुल जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें क्या ही बड़ी बात है, पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दुनिया का हर एक सॉल्यूट, या हर तो नहीं लेकिन हाँ मेजॉरिटी सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुलने के लिए मरते हैं कि आहा पानी 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 हमारा हीरो है, हम तो इसी में जाकर के घुलेंगे, हम तो इसी में जाकर के डिसॉल्व होंगे। तो मैम आयनिक कंपाउंड्स भी क्या होते हैं? एक तरह के सॉल्यूट्स होते हैं जो पानी में जाके घुल जाएंगे। क्या बड़ी बात है? अरे बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट चलता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक का, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि जो जैसा होता है वो अपने आप में अपने जैसों को ही डिसॉल्व करता है। आई रिपीट, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो जैसा होता है वो अपने आप में अपने जैसे को ही डिसॉल्व करता है। अब आप बोलोगे कि मैं उसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि आपका जो पानी है इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो है बट वो क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। अब ये मत बोलना कि मैम पोलर सॉल्वेंट क्या होता है हमें नहीं पता। बेटा मैं कई बार बता चुकी हूं कि एक पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। पानी एक पोलर सॉल्वेंट है तो वो अपने अंदर पोलर सॉल्यूट्स को ही डिसॉल्व करता है, और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? पोलर सॉल्यूट होते हैं। क्या मतलब हुआ? देखो यहां पे सबसे पहले तो ये कि हम पानी को पोलर सॉल्वेंट क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम पानी को पोलर सॉल्वेंट आखिर बोल ही क्यों रहे हैं। देखो बेटा, एक पानी का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एक पानी का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम्स से। ऑक्सीजन एटम के पास बेटा
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं, या इसको वैसे लिखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के पास उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं, 6 बना दिए। एक हाइड्रोजन एटम के पास तो बेटा ले दे करके एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब क्या होता है देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो इसका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो ये सोचता है कि यार मैं ना दोनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड बेटा बन जाते हैं इनके बीच में, और इससे कि पानी का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। देखो हुआ क्या, ऑक्सीजन एटम ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके साथ, तो बदले में इसने भी अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके साथ, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये ऑक्सीजन का एटम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसके साथ, बदले में ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसके साथ, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, इनके बीच में बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से एक और कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कुछ इस तरीके से 2 हाइड्रोजन के एटम्स एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, जुड़ जाते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम से आपस में कुछ इस तरीके से ऐसे जुड़ जाते हैं, और क्या बन जाता है देखो, H2O मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल। बात आई समझ में कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स कैसे जुड़े ऑक्सीजन एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बने बेटा। लेकिन कहने को यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन एटम है ना बेटा, ये बहुत लालची होता है, ये बहुत लालची होता है। पता है क्या करता है, ये बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग तो हमने कर ली, लेकिन अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मैं अपनी तरफ खींचूंगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक तरफ तुमको मैंने दी डेयरी मिल्क और बदले में तुमसे मैंने ली 5 स्टार, जहां ये चॉकलेट्स का एक्सचेंज हुआ, मेरी नियत पलट गई। अब मैं क्या कर रही हूं, अपनी वाली चॉकलेट भी मैं खींच रही हूं अपनी तरफ, और तुम्हारी वाली चॉकलेट भी मैं खींच रही हूं अपनी ही तरफ। ये कहने को यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स का जो मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको ये ऑक्सीजन का एटम अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब तुम खुद बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, एक नेगेटिव पोल डेवलप होगा कि नहीं होगा बेटा। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, हम बोलते हैं कि देखो नेगेटिव पोल डेवलप हो गया, नेगेटिव पोल डेवलप हो गया। क्यों? इसके लालच के कारण। अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी, ये उठा करके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, नेगेटिव पोल डेवलप हो जाता है। और वहीं जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स होते हैं बेटा, इनसे तो इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं ना, तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, यानी कि यहां पर आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव पोल डेवलप हो जाता है। इसके ऊपर नेगेटिव पोल और इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव पोल डेवलप हो जाता है। तो जहां आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोल दिखे, पोलैरिटी दिखी, आपने क्या बोल दिया कि भैया पानी क्या है, पोलर सॉल्वेंट। मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश करी थी कि व्हाई डू वी कॉल पानी अ पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स में आपको मिलेगी पोलैरिटी, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स में आपको मिलेगी पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब यह है कि यहां पर आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स देखने को मिलेंगे। तो पोलर सॉल्वेंट मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स का होना। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब होना क्या कि मॉलिक्यूल्स के पास पोलैरिटी होना। मॉलिक्यूल्स के पास पोलैरिटी होने का मतलब क्या है कि वहां पर आपको मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स देखने को मिलेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव पोल, और जिन एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे होंगे उन्हीं के ऊपर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव पोल। आई बात समझ में? चलो अब अपन ये देखते हैं कि जो अपने आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्यूट क्यों है। पोलर सॉल्यूट क्या, पानी पोलर सॉल्वेंट क्यों है वो तो समझ में आ गया।
आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्यूट क्यों है बेटा? बहुत इजी है। अभी अभी अपन ने देखा कि किस तरीके से आयनिक कंपाउंड बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। आयन से बन रहे हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बन रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर आपको देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पोल्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल हो गया। तो जहां पे आपको बेटा पोलैरिटी नजर आए मॉलिक्यूल्स में, पोल्स नजर आए नेगेटिव और पॉजिटिव, तो समझ जाना कि वो सॉल्वेंट क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। और वो सॉल्यूट क्या है? पोलर सॉल्यूट है। तो मैंने क्या कहा था कि जो जैसा होता है वो अपने आप में अपने जैसे को ही डिसॉल्व करता है, कि यदि कोई सॉल्वेंट पोलर होगा तो वो अपने आप में पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा। अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो अपने आप में नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा। तो नमक पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है? क्यों घुलता है? क्योंकि नमक एक आयनिक कंपाउंड है, पोलर सॉल्यूट है, और पानी तो है ही पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट जाके घुल जाता है। ठीक है, ये देखो कितने ब्यूटीफुली यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि जैसे ही आप पानी में नमक को डालते हो, नमक अपने आयंस में जाकर के टूटेगा और कुछ इस तरीके से देखो नमक के जो आयंस है, जैसे कि आपने क्या करा है, आप ये जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना? देखो किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल आपको डेवलप्ड दिख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? देखो ये NaCl है, सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो जैसे ही बेटा आप नमक को डालोगे पानी में, नमक अपने आयंस में टूटेगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव आयंस में। और जरा देखो कि किस तरीके से पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयंस को पानी के मॉलिक्यूल्स घेर रहे हैं। दोनों ही बेटा आयंस को पानी के मॉलिक्यूल्स घेर रहे हैं, लेकिन तरीका देखो अलग है। पॉजिटिव, ये जो सोडियम आयन है बेटा, ये क्या है? पॉजिटिव आयन है। इसको पानी के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, लेकिन कैसे? पानी के मॉलिक्यूल्स में आप बोल सकते हो कि जो ऑक्सीजन एटम है जिसके ऊपर की नेगेटिव पोल डेवलप है, वहां से आकर के पानी के मॉलिक्यूल्स उसको घेरेंगे। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव आयंस हो, दोनों को ही पानी के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, लेकिन तरीका अलग होगा। यहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स आकर के घेर रहे हैं सोडियम आयन को, पॉजिटिव आयन को, कैसे घेर रहे हैं? तो पानी के मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीजन है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव पोल डेवलप्ड है, वो आकर के घेर रहा है पॉजिटिव आयन को। और जो क्लोराइड आयन या नेगेटिव आयन है, इसको भी पानी के मॉलिक्यूल्स आकर के घेरेंगे, लेकिन कौन? पानी के मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव पोल है, तो वो आकर के नेगेटिव आयन को घेरेंगे। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ठीक है, ओके। सो रिमेंबर द solubility of ionic solids in water is due to the polar nature of water molecules. The water molecules attract oppositely charged ions of the ionic solid and cut off the attractive forces between them. As a result, ions जो है वो water molecules से सराउंड कर जाते हैं और अल्टीमेटली जो ionic compound है वो पानी में घुल जाता है। Now melting and boiling point हम पहले ही बोल चुके हैं बेटा कि आयनिक कंपाउंड में आयंस के बीच में जो लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं, तो उनको ब्रेक करना आसान नहीं होता, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और इस चक्कर में आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज बिकॉज इन द आयनिक कंपाउंड्स जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेज, hence they require a lot of heat to cut off these forces of attraction and break them into ions. ठीक है, ये कुछ आपको आयनिक कंपाउंड्स के MPBP दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। सभी आयनिक कंपाउंड्स के MPBP देखो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कलर इन द फ्लेम, मोस्ट आप बोल सकते हो जो सॉल्ट्स होते हैं आयनिक सॉल्ट्स, दे ब्रॉट इन टू द फ्लेम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स बेटा जलने पर क्या होता है? फ्लेम को अलग अलग कलर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आपसे कई बार बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, करंट के कंडक्शन के लिए या तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं या फ्री आयंस चाहिए होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं होगा बेटा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा आयंस का, फ्री आयंस का। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ मैम आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो तो बनते ही हैं आयंस के, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, तो चाहे तो कोई सी भी स्टेट हो, आयनिक कंपाउंड्स क्या करेंगे? बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बोलोगे क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है बेटा कि माना कि आयनिक कंपाउंड के पास आयंस होते हैं, बट क्या वो आयंस हमेशा फ्री होते हैं मूव करने के लिए?
फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस चाहिए होते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो है बेटा वो फ्री होने चाहिए मूव करने के लिए। अपन पढ़ते हैं ना फिजिक्स में कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तार में, कंडक्टर में, तो हम बोलते हैं कि देखो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। तो जब तक कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस फ्लो नहीं करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो सिर्फ आयंस हो जाने से आयनिक कंपाउंड्स अपने हर स्टेट में बेटा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि हर स्टेट में उनके आयंस फ्री नहीं रहते हैं मूव करने के लिए। अपन खुद ही बोल रहे हैं कि आयंस के बीच में जो लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो जब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के सॉलिड स्टेट की, तो बेटा इन सॉलिड स्टेट आयंस के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस बड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं, मतलब वैसे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो व्हेन आयनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन देयर सॉलिड स्टेट, आयंस के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उस स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। और अगर आयंस फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए, तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवा सकते हैं। बच्चे लिख करके आते हैं कि आयंस होते ही नहीं इसलिए नहीं करवाते। अरे आयंस तो है यार, आयनिक कंपाउंड्स के पास आयंस तो हमेशा ही होंगे, बट इन सॉलिड स्टेट वो आयंस फ्री नहीं होते हैं फ्लो करने के लिए, इसीलिए कंडक्शन नहीं हो पाता। अगर आप एक्वस सोल्यूशन की बात करोगे, जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि जब हम नमक को पानी में डालते हैं, है ना, जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हो तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। आयंस अलग अलग हो गए हैं, आयंस अलग अलग हो गए तो अब वो फ्लो भी कर सकते हैं, और जहां वो फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स अपने एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, अपने एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि उस समय आयंस उनके फ्री होते हैं टू फ्लो। साथ ही साथ मॉल्टन स्टेट, मतलब कि पिघली हुई स्टेट में भी बेटा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के आयंस फ्री होते हैं फ्लो करने के लिए, तो उस स्टेट में भी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा सकते हैं। So in the solid state, ionic compounds do not conduct electricity because the oppositely charged ions are held together by strong electrostatic attractive forces and are not free to move. When dissolved in water, यानी कि aqueous solution में ionic compounds टूट जाते हैं ions में, वो free हो जाते हैं, and similarly on melting, the ionic compounds splits into produce free ions in the melt, ठीक है। As ions can conduct electricity, therefore ionic compounds conduct electricity in their aqueous solution and in their molten state, पिघली हुई स्टेट में, ठीक है। So that's all guys, आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन समझ लिया है और उनकी प्रॉपर्टीज को भी समझ लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम क्या करेंगे, प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद ADA 247 फाउंडेशन चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।